हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम जो है कि 20 मई का, ठीक है, 20 मई का जो भी हमारे एमसीक्यू थे फोरम आईएएस के, विजन आईएएस के और साथ ही साथ में इनसाइट आईएएस के जो साइट्स पे अपलोड हुए थे, उनके एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। हमने 19 मई का ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। ये वीडियो आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में यूपीएससी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के सेक्शंस में जाके इस वीडियो को देख सकते हो। अब इस वीडियो में हम जो कि 20 मई का जो भी हमारा 25 एमसीक्यू है, जो इनके वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है, इसको देखने वाले हैं। साथ ही में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है? क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह हमें मोटिवेट करता है कि हम फ्यूचर में इस तरीके के वीडियोस को अपलोड करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें ये हमारा इनसाइट आईएएस का है, ठीक है? इनसाइट आईएएस का देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। एडीबी के बारे में हमारे पास यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है। पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है? तो करेक्ट कौन सा है? ओनली टू। जो जो स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट क्या हमारा करेक्ट है? क्या नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज लाइक द यूएसए एंड द जापान आर मेंबर्स? जो एडीबी होता है हमारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, इसके कौन कौन से हमारे जो नॉन रीजनल डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं। साथ ही में जो स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, इसके बारे में क्या है कि एडीबी यूजेस ए वेटेज वोटिंग सिस्टम, नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन कैपिटल सब्सक्रिप्शन। स्टेटमेंट नंबर थ्री क्या हमारा करेक्ट है? इसमें क्या बोला गया कि जापान एंड यूएस आर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, ईच होल्डिंग 50.57 ऑफ द टोटल शेयर्स। तो इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट नंबर क्या है? हमारा फर्स्ट ये क्या है? हमारा करेक्ट है। इसके बाद से सेकंड वन भी करेक्ट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट वन क्या है कि कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक के सॉरी एशियन डेवलपमेंट बैंक के एडीबी के बारे में कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है एडिशनल, इसको देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हमारा मनीला, फिलीपींस में है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। साथ ही में इसके मेंबर्स कितने हैं? हमारे 69 कंट्रीज जो है कि इसके मेंबर्स हैं। साथ ही में इसके बारे में क्या है कि द बैंक एडमिट्स द मेंबर्स ऑफ द यूएन इकोनॉमिक एंड द सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक एंड द नॉन रीजनल डेवलप कंट्रीज। फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या हमारा? प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक। साथ ही में इसके जो मेजर शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो जापान का शेयर कितना है? हमारा 15.57 है। सेम जो है कि यूएसए का है। साथ ही में जब इंडिया के शेयर की बात करते हैं तो कितना हमारा 6.32% है। चाइना का कितना है? हमारा 6.43% है और ऑस्ट्रेलिया का 5.7% है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि दो मेजर जो शेयर होल्डर्स हैं हमारे कौन कौन से हैं? जापान है और सेकेंड वन क्या है? हमारा यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अंडर सी केबल्स। अंडर सी केबल्स के बारे में हमारे पास यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दे रखा है। पूछा इनमें से क्या है कि इनकरेक्ट कौन सा है? तो क्या है? ओनली वन, एक स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? हमारा ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है? हमारा इनकरेक्ट है। बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। जो स्टेटमेंट सही है मैं उनको पढ़ देता हूँ। दे आर ब्यूरिड अंडर द सी बेड नियर द शोर लाइन्स टू अवॉइड डैमेज। सही है स्टेटमेंट। It is protected by the layers of insulation, plastic and the steel wire। साथ ही में जो स्टेटमेंट गलत है इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ से क्या है कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स ट्रांसमिट डाटा यूजिंग लाइट सिग्नल्स नॉट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो हमारा फाइबर ऑप्टिक्स होता है, जाहिर सी बात है जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे होंगे उनको पता होगा कि फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल्स होते हैं, इसमें जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है किसके थ्रू होता है? लाइट्स के थ्रू होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का क्या करते हैं? यूज नहीं करते हैं। अब थोड़ा-सा इसमें हम देख लेते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है? ये ट्रांसमिट डाटा यूजिंग लेजर बीम्स थ्रू थीन ग्लास फाइबर्स प्रोटेक्टेड बाय द लेयर्स ऑफ इंसुलेशन, प्लास्टिक, स्टील वायर्स, buried under the seabed near the source, laid directly on the ocean floors in the deep sea। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। Which of the following Indian state is known to have the largest deposit of graphite? जो ग्रेफाइट का लार्जेस्ट डिपॉजिट है हमारा किस इंडियन स्टेट में मैक्सिमम है? तो क्या हमारा इसका आंसर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट पीसीएस के लिए, साथ ही साथ में यूपीएस 26 में जो यूपीएससी होने वाला है 2026 में, इसके लिए कि इंडिया में जो ग्रेफाइट का लार्जेस्ट डिपॉजिट है किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है। साथ ही में हम जब लिथियम की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि लिथियम का लार्जेस्ट डिपॉजिट कहाँ पे हमारा? जम्मू एंड कश्मीर में है।
रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करते हैं इसमें, तो इनका डिपॉजिट कहाँ-कहाँ पे मिलता है? हमारा आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और राजस्थान में। ग्रेफाइट डिपॉजिट की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम डिपॉजिट है। जब कोबाल्ट की बात करते हैं तो क्या हमारा फाउंड इन उड़ीसा एंड झारखंड में। जब हम बात करते हैं टंगस्टन की तो इसका डिपॉजिट क्या हमारा राजस्थान में और कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एनएचआरसी के फंक्शन के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट फ्रेम किया गया है। पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो क्या है? ओनली वन करेक्ट है। दैट मीन्स कि कौन सा? इट कैन रिकमेंड चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग लॉस एंड द पॉलिसीज टू अलाइन देम विद द ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी 2 स्टेटमेंट क्या हमारे गलत हैं? जो स्टेटमेंट गलत है उनको यहाँ से देख लेते हैं कि क्या उसमें गलत है। क्या है कि एनएचआरसी डज नॉट हैव प्रोक्यूटेरियल पावर, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन टू द अथॉरिटीज। एनएचआरसी क्या करती है? हमारी नेशनल राइट ह्यूमन राइट कमीशन ओनली रिकमेंडेटरी पावर होता है एनएचआरसी के पास। सेकेंड स्टेटमेंट क्या हमारा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट क्यों है? कि एनएचआरसी कैन इंस्पेक्ट जेल्स, डिटेंशन सेंटर्स टू रिव्यू द कंडीशंस ऑफ एंड द प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द डिटेनीज। नाउ थोड़ा सा और इसके फंक्शन और पावर्स के बारे में देख लेते हैं। एनएचआरसी के क्या करता है? इंक्वायरी इनटू ह्यूमन राइट्स बाय पब्लिक सर्वेंट्स और नेग्लिजेंस देयरऑफ। रिकमेंडेशन क्या करता है? ऑन प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। साथ ही में क्या पावर होता है? रिव्यू ऑफ लॉस, रिसर्च एंड अवेयरनेस का पावर होता है, व्यू इंस्टीट्यूशन का पावर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अकबर्स कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसमें क्या ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। जो स्टेटमेंट सही है उसको देख लेते हैं। क्या है कि इसमें 1 और 4 क्या है? सही है। मुगल पेंटिंग एम्फेसाइज रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। आप सभी को पता होगा कि जो मुगल पेंटिंग्स थे वो रियलिज्म पे और साथ ही साथ में क्या हमारा नेचुरलिज्म पे ज्यादा एम्फेसिस करते थे। उसके बाद से क्या है कि बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट टू कॉमेमोरेट अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात। जो बुलंद दरवाजा था हमारा क्यों बनाया गया था? अकबर ने जो है कि गुजरात पे विजय प्राप्त किया था, इसके याद में जो है कि बुलंद दरवाजा को बनाया गया था। 2 स्टेटमेंट क्या हमारे गलत हैं, इनको देख लेते हैं कि क्यों गलत है स्टेटमेंट। आगरा फोर्ट वाज रिनोवेटेड बाय द अकबर बट नॉट एंटायरली कंस्ट्रक्टेड बाय हिम। जो आगरा फोर्ट था अकबर के द्वारा रिनोवेट करवाया गया था, लेकिन प्योरली जो है कि इसके द्वारा कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया था। While the Panch Mahal reflects Indian influences, it is not only the style evident। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हम आगरा के बारे में, आगरा फोर्ट के बारे में। रिनोवेटेड विद द स्ट्रक्चर्स लाइक द जहांगीर महल। फतेहपुर सिकरी के बारे में देख लेते हैं। बिल्ड आइकॉनिक स्ट्रक्चर लाइक द बुलंद दरवाजा, पंचमहल एंड द जामा मस्जिद, रिफ्लेक्टिंग द पर्शियन, इस्लामिक एंड द इंडियन स्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डायरेक्टली लीड्स टू द एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या होता है? ट्रैपिंग ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। क्या होता है? जब रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो मैक्सिमम रेडिएशन क्या होता है? एटमोस्फियर से पास हो जाता है, लेकिन जब अर्थ के सरफेस से आके टकराता है तो लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। जो लॉन्ग वेव में कन्वर्ट होता है रेडिएशन, क्या होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या होता है? इसके अंदर ही ट्रैप हो जाता है। इससे क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होता है अर्थ के अलोंग एनवायरनमेंट में। अब यहाँ से देख लेते हैं चीजों को थोड़ा सा हम। The enhanced greenhouse gas effect primarily result from the trapping of the infrared radiation by the greenhouse gases such as carbon dioxide, CO2, methane, CH4 and the water vapor. These gases act like a thermal blanket around the earth। मतलब कि जो गैसेस होती है क्या हमारे तरीके से थर्मल ब्लैंकेट का काम करती हैं। जो मैक्सिमम जो रेडिएशन होता है, जो इंफ्रारेड होता है, इसको क्या करती है? हमारे ट्रांसमिट कर देती है अर्थ पे दोबारा। क्या होता है कि when the solar radiation reaches the earth surface it absorbed and re-emitted as a infrared radiation instead of escaping into space। A significant portion of this infrared radiation is absorbed by the greenhouse gases and re-radiated back toward the earth surface, leading to an increase in the atmosphere and the surface temperatures। साथ ही में इसमें क्या है? the process is different from the natural greenhouse gas effect which maintains earth habitable climate। Human activities such as burning fossil fuels, deforestation, and the industrial process have elevated
द ग्रीन हाउस गैसेस इंटेंसिफाइंग दिस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाउ डज द स्पीड गन यूटिलाइज द डॉपलर इफेक्ट? किस तरीके से? बाय एनालाइजिंग द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इन द रिफ्लेक्टेड वेव। ये हाल ही में न्यूज में होगा, इसलिए जो कि इसमें डाला गया है करंट में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हमारा। द लिथियम ट्रायंगल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? किस रीजन में लोकेटेड है हमारा? साउथ अमेरिका में लोकेटेड है हमारा क्या है? लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लिथियम ट्रायंगल है जो हाल ही में न्यूज में था, कहाँ पे लोकेटेड है हमारा? लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? कहाँ पे? साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। अब यहाँ पे कुछ चीजों की बात करते हैं। कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर कंट्री जो है कि डोमिनेट करता है। तो जब चाइना की बात करते हैं तो किसमें डोमिनेट करता है? लिथियम में, ग्रेफाइट में, रेयर अर्थ एलिमेंट्स होता है उनके प्रोसेसिंग में, जो कि 87% जो है कि प्रोसेस कहाँ पे होता है हमारा? प्रोसेसिंग चाइना में होता है रेयर अर्थ मेटल्स का। ऑस्ट्रेलिया किसमें डोमिनेट करता है? मेजर प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम एंड द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो क्या है? कोबाल्ट का जो है कि मैक्सिमम रिजर्व पाया जाता है वहां पे। यूएसए क्या है हमारा? रेयर अर्थ एलिमेंट्स का क्या माइनिंग करता है, बट लेक्स रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज। साउथ अमेरिका क्या हमारा? यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल है जिसको क्या बोलते हैं? चिली, अर्जेंटीना एंड बोलिया। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग? लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीडबैक लूप कंट्रीब्यूटिंग द ग्लोबल वार्मिंग? क्या है हमारा? रिडक्शन इन द एल्डेबो फ्रॉम मेल्टिंग आइस। इसको थोड़ा यहाँ एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। द रिडक्शन इन द एल्बेडो ड्यू टू मेल्टिंग आइस इज ए की फीडबैक loop that contributes to the global warming. Albedo refers to the reflectivity of the Earth's surface, where ice and the snow reflect a significant portion of the solar radiation. मतलब एल्बिडो क्या होता है ना, एक तरीके से अर्थ का जो रिफ्लेक्टिव पावर होता है उसको एल्बिडो नाम दिया जाता है। इसमें आइस होता है, साथ ही में जो स्नो होता है, ये जो है कि मेजर पर्सन ऑफ द अर्थ सोलर रेडिएशन को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं स्पेस में दोबारा। When ice melts, it exposes darker surfaces, such as oceans or land, which absorb more solar energy instead of reflecting it. This absorbed heat further accelerates the melting of ice, creating a positive feedback loop that exacerbates global warming. Now, question number 10 देख लेते हैं. Which of the following factors is not directly used in the calculation of real इफेक्टिव एक्सचेंज रेट? जो REER होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसके कैलकुलेशन में किसका जो है कि डायरेक्टली कोई इफेक्टर नहीं होता है? क्या होगा? डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। साथ ही में इसको देख लेते हैं कि RER क्या होता है। इज ए वेटेज एवरेज ऑफ ए कंट्रीज करेंसी वैल्यू रिलेटेड टू द करेंसी ऑफ इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, adjusted for inflation. Its calculation involves the following components. क्या क्या components होते हैं इसके? Bilateral nominal exchange rate, trade weights of the trading partners, inflation differentials, और साथ ही में क्या हमारा? Domestic interest rates are not directly used in the calculation of REER. इस तरीके से हमने जो कि इनसाइट आईएएस का जो 10 एमसीक्यू था 20 मई को, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट जो है कि हम फोरम आईएएस के 10 एमसीक्यू और साथ ही साथ में जो विजन आईएएस के 5 एमसीक्यू में 6 एमसीक्यू में इनको देखेंगे। नाउ फर्स्ट वन देख लेते हैं। फोरम आईएएस का जो एमसीक्यू है इसमें कि विद रेफरेंस टू द रिसेंटली लॉन्च E0 एफआईआर इनिशिएटिव इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है, 4 स्टेटमेंट सॉरी। पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो कौन सा है? करेक्ट आंसर है हमारा बी। बी डेट मीन्स कि 1, 3 एंड 4 क्या है? करेक्ट है। तो 1 क्या है? इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स साइबर फाइनेंशियल क्राइम कंप्लेंट इन्वॉल्विंग चीटिंग अबाउट 10 लाख इनटू एफआईआर। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर irrespective of territorial jurisdiction. Now question number 4 क्या है? It based on the provisions from the recently introduced criminal laws. Now जो statement incorrect है इसको देख लेते हैं। The initiative has been launched as a pilot project in Delhi, not yet nationwide. Now question number 2 देख लेते हैं। The Global EV Outlook 2025, a report on the electric vehicles worldwide was released by which organization? किस organization के द्वारा जो है कि इस रिपोर्ट को वर्ल्ड वाइड जो है कि रिलीज किया गया है? तो क्या नाम होगा इसका? सी,
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईई के द्वारा जो है कि ग्लोबल ईवी आउटलुक 2025 रिपोर्ट को जो है कि रिलीज किया गया है वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, विद रेफरेंस टू द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके बारे में तीन स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे, पूछा इसमें से क्या है करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा बी, डेट मीन्स की 1 एंड 3। 1 क्या है, द ओसीआई स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 इन द ईयर 2005। साथ ही में 3 क्या है, ओनली दोज हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन आफ्टर जनवरी 26 1950 और वेर एलिजिबल टू बिकम सिटीजन्स ऑन दैट डेट कैन बी रजिस्टर्ड एज ए ओएसआई। ये जो कंडीशंस है किसी भी पर्सन के एज ए ओसीआई के रूप में रजिस्टर होने के लिए इंडिया में। साथ ही में जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसको देख लेते हैं कि इंडिविजुअल हुज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और द ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वर सिटीजन्स of the Pakistan or Bangladesh are not eligible for OCI. And now question number 4 देख लेते हैं कि तुलारे लेक recently in news due to the re-emergence after the 130 years is located in which of the following countries। किस कंट्री में लोकेटेड है हमारा तुलारे लेक, जो कि हाल ही में न्यूज में था। क्यों? क्योंकि 130 साल के बाद से जो है कि ये री एमरजेंस हुआ इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा बी, डेट मीन्स की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट में देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग फोल कार्ट फ्रॉम द आंध्र प्रदेश विथ देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो इसको मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ए है, डेट मीन्स की ए का क्या होगा 1। थोलू, तोलू, बोमलता क्या है एक तरीके का स्टेडो पपेट्री आर्ट डिपिक्टिंग हिंदू इपिक्स थ्रू म्यूजिक एंड स्टोरी टेलिंग। साथ ही में हम बात करते हैं बी का, तो क्या है जाम कुल्ला पटा। ये क्या है हमारा परफॉर्म बाय द 3 आर्टिस्ट इंक्लूडिंग ए लीड सिंगर विद ए चोरस। सपेतु गुल्लू क्या है हमारा डिवोशनल डांस है विद एंकल बेल्स एंड द ड्रम्स टू अपीज रेन गॉड्स। कुल्ली वेसालू क्या है हमारा एक तरीके का डांस फ्रॉम वेयर द परफॉर्मर्स पेंट देमसेल्व्स लाइक टाइगर्स। अब इसमें देख लेते हैं कि ऑलरेडी जो चीजें यहाँ दी हुई है, ठीक है, वही चीजें ऊपर भी दी हुई है, तो हमने इन चीजों को देख लिया है। Now question number 6 देख लेते हैं। With reference to Indian Polar Launch Vehicle PSLV, consider the following statement। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इनमें से क्या है करेक्ट कौन सा है। तो क्या है हमारा इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ओनली 1। PSLV क्या तरीके का है, 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल एंड वाज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू यूज बोथ सॉलिड एंड द लिक्विड प्रोपल्जन स्टेज। इसमें क्या होता है लिक्विड और साथ ही साथ में क्या हमारा सॉलिड दोनों प्रोपल्जन स्टेज यूज होता है, और साथ ही में क्या है 4 स्टेज है। अब इसमें बात करते हैं जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसको पढ़ देता हूं मैं यहाँ से। PSLV इज ए बर्थ सैटेलाइट एंड केपेबल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट, सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, GTO that means की जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट एंड इवन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब इन ऑर्बिट्स में क्या हमारा PSLV केपेबल है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, एज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द मिशन लाइक द चंद्रयान 1 मंगलयान, जिसको कि मार्स ऑर्बिटर मिशन भी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या हमारा कि विद रेफरेंस टू द ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इनमें से क्या है करेक्ट कौन सा है। तो जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा बी है, डेट मीन्स की 2 एंड 3 क्या है करेक्ट है। मैं उसको पढ़ देता हूँ कि unauthorized possession of or disclosure of a sacred documents even if unintentional is punishable under the act। आप हाल ही में आप सभी को पता होगा कि जो ज्योति मल्होत्रा को एज स्पाई करने के लिए पाकिस्तान को कोऑपरेट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो है कि पकड़ा गया है, इसी को लेके जो है कि इस करंट अफेयर को प्रिपेयर किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, द एक्ट अलाउज अथॉरिटीज टू कंडक्ट सर्च एंड सीजर ऑपरेशन इन केस ऑफ सस्पेक्टेड वायलेशन। जो स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है उसको देख लेते हैं। The act applies not just to the government officials but also to the civilians and the foreign nationals in possession of a classified information। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द पोर्टेबल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इनमें से क्या है करेक्ट कौन सा है। तो जो करेक्ट है मैं उसको पढ़ देता हूँ कि क्या है बी करेक्ट है, डेट मीन्स कि क्या 1 एंड 3। It is the westernmost country of the mainland Europe, located to the Iberian Peninsula। साथ ही में क्या है हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है। इट इज ए यूनिटेरी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक
विथ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पोर्तुगाल के बारे में, ठीक है। जो स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है उसको मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ कि पोर्तुगल शेयर्स ओनली लैंड बॉर्डर विद द स्पेन, नॉट विद द फ्रांस। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, विद रेफरेंस टू द जनहित अवार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारा 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है। जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बी। दैट मीन्स की 1 एंड 3। 1 क्या है, द अवार्ड इज गिवन एनुअली टू द लिविंग इंडियन ऑथर्स फॉर आउटस्टैंडिंग लिटरेरी कंट्रीब्यूशन इन एनी लैंग्वेज लिस्टेड इन द शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंग्लिश। मतलब ऑलरेडी ये जो ये वाला हमारा है ना एमसीक्यू, ऑलरेडी 17 मई का जो एमसीक्यू का मैंने 25 क्वेश्चन करवाया था, इसमें ये रिपीट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। द लैंग्वेज दैट रिसीव द अवार्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर इज इनएलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर द नेक्स्ट 2 years, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट क्या हमारा सही है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है लेकिन सही है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा जो इनकरेक्ट है हमारा, द फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ द अवार्ड was Malayalam poet G. Sankara Kurup in 1965, नोट हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द RS-24 यार्ड्स मिसाइल इज करेक्ट है। क्या हमारा RS-24 यार्ड्स क्या तरीके का मिसाइल है, इसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या हमारा करेक्ट है। तो करेक्ट क्या है, इट इज ए रशियन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। क्या है, एक तरीके का रशियन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है RS-24 यार्ड्स। नाउ जो है कि अब हम थोड़ा सा इसमें विजन आईएएस का देख लेते हैं कि विजन आईएएस का जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, जो कि 20 मई को उसके साइट पे अपलोड किए गए थे इसमें से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, वन की एडवांटेज ऑफ द सोडियम आयन बैटरीज ओवर द लिथियम आयन बैटरीज इज देयर एबिलिटी टू, करेक्ट आंसर क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है हमारा ए, दैट मींस कि वर्क इफेक्टिवली इन एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंजेस। अब इसका थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। तो डिफिनीशन क्या होता है हमारा सोडियम आयन बैटरी का, sodium ion battery are a type of a rechargeable battery similar to the lithium ion batteries but carry the charge using sodium ions instead of lithium ions। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो क्या होता है हमारा, SIB हैव ए बेटर रेंज ऑफ ऑपरेशनल टेम्परेचर्स, मतलब कि जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है उसमें जो है कि हमारा सोडियम आयन बैटरीज जो है कि ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि लिथियम आयन बैटरीज के अंदर जो है कि ये क्वालिटी नहीं होती है। The LIV is allowing them to be safely deployed in areas with the greater temperature variations। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीफेक्ट्स। डीफेक्ट्स के बारे में हमारा ये स्टेटमेंट है यहाँ पे दो, इसमें से पूछा गया है कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो क्या हमारा सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और साथ ही में आप सभी को पता होगा कि डीफेक्ट जो है कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा इसमें, दे यूटिलाइज मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क ए सबसेट ऑफ द डीप लर्निंग टू क्रिएट रियलिस्टिक सिंथेटिक मीडिया। नेक्स्ट वन क्या हमारा, डीप फेक्स कैन बी यूज टू impersonate executives, tricking companies into transferring funds। अब यहाँ से देख लेते हैं हम डी फैक्ट्स के बारे में। डिफिनीशन क्या होता है, दे आर सिंथेटिक मीडिया, videos, audio and images generated using deep learning algorithm to create realistic digital media। The term combines deep learning and the fake manipulated ए पर्सन फेस वॉइस ईटीसी। अब डीप लर्निंग के बारे में देख लेते हैं क्या होता है हमारे, सबसेट ऑफ ए मशीन लर्निंग। क्या होता है, एक मशीन लर्निंग होता है इस तरीके से, उसका एक सबसेट होता है, क्या होता है, ये होता है डीप लर्निंग। इसमें क्या होता है, डेट यूजेस मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स टू स्टिमुलेट द कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं चीजें, इसमें क्या होता है, थ्रेट पोजेस बाय द डीफेक्ट्स। क्या होगा, डीफेक्ट्स कैन बी यूज्ड टू impersonate executives, tricking companies into the transferring funds etc। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हमारा, विद रेफरेंस टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जीईएफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा है, क्या हमारा सी, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मींस कि इट सर्व एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर multiple international environmental conventions, including the UNFCCC and the CBD। It was established during the Rio Earth Summit held in 1992। तो GEF है हमारा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था जो रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, इसके दौरान। और ये जो है कि बहुत सारे जो है कि मैकेनिज्म को जो है कि फाइनेंशियली हेल्प करता है,
जैसे कि यूएनएफसीसीसी हुआ, सीबीडी हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। GEF is a major international financial mechanism established in 1992 during the Rio Earth Summit to help developing countries address complex challenges and work towards meeting international environmental goals. It is a financial mechanism for 5 major international environmental conventions. फर्स्ट वन क्या है हमारा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज UNFCCC। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, UNCBD, डेट मीन्स की यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD। इसके बाद से क्या हमारा, मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। और नेक्स्ट वन क्या हमारा, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स POPs। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, विच कैटेगरी ऑफ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज परमिटेड टू यूज लेवरेज इंक्लूडिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड और अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स। क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा हमारा, कैटेगरी 3, ठीक है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ कि विच कैटेगरी ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स इज परमिटेड टू यूज लेवरेज इंक्लूडिंग थोरो इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड और अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स। अब थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग। कैटेगरी ऑफ AIFs क्या क्या होते हैं हमारे, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। कैटेगरी 1 AIF क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज वेंचर्स और सेक्टर्स कंसिडर्ड सोशली इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। इस डेट क्या होता है हमारा, वेंचर कैपिटल फंड्स हो गया, एंगल फंड्स हो गया, SME हो गया, SME फंड्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया। कैटेगरी 2 IFS क्या होते हैं हमारे, दे डू नॉट यूज leverage or debts other than to cover their day-to-day operational expenses। कैटेगरी 3 AIF की बात करते हैं तो क्या होता है, इट में यूज लेवरेज, इट में यूज लेवरेज इंक्लूडिंग थोरो इन्वेस्टमेंट इन द लिस्टेड और अनलिस्टेड डेरिवेटिव। जैसे क्या होता है, हेड्ज फंड्स हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। नाउ लास्ट वन देख सॉरी सेकंड लास्ट देख लेते हैं हमारा क्या, ऑपरेशन ओलिविया इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। क्या होता है हमारा इसका करेक्ट आंसर, ऑलिव रिडले टर्टल। क्या होता है हमारा, ओलिविया का संबंध किससे होता है हमारा, एक तरीके टर्टल की प्रजाति है जो हमारा जो उड़ीसा का बीच है, गलतिया बीच वगैरह, वहां पे क्या होता है प्रजनन करने के लिए आते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ऑपरेशन ओलिविया हैज सील्डेड ओवर 8 लाख ऑलिव रिडले टर्टल्स ऑन ओडिशा गारीमाथा कोस्ट। सॉरी गारीमाथा कोस्ट है ये। थोड़ा सा ओलिविया के बारे में देख लेते हैं। 1980 में इसको स्टार्ट किया गया था, इसके द्वारा कोस्ट गार्ड के द्वारा। द ऑपरेशन फोकस ऑन द गरिमाथा बीच, ऋषिकुल्य रिवर माउथ एंड द देवी रिवर माउथ। साथ ही में क्या है, दिस कोस्टल जोन्स विटनेस द अराइवल ऑफ ओवर, इतना ठीक है, ये हमारा अमाउंट है नियर अबाउट 8 लाख है, ऑलिव रेडले टिटल्स एनुअली टू मास नेस्टिंग। साथ ही में हम इसका देख लेते हैं IUCN स्टेटस क्या होता है, वल्नरेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द GEM पोर्टल। GEM पोर्टल के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है पूछा, इनमें से क्या है हमारा, ये कि करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट कौन सा है हमारा, ये हो जाएगा सी डेट मीन्स कि हमारा क्या, बोथ 1 and 2। ये क्या है, इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टेब्लिश ए ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड इंक्लूसिव प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल DGS&D। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से GEM पोर्टल के बारे में देख लेते हैं ब्रीफ में। क्या है, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इसका एम क्या था, इट इज डेडिकेटेड digital e-commerce portal for mandatory procurement and sale of the goods and the services by the central and the state government। साथ ही में इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है देख लेते हैं। क्या है, GEM seeks to establish a transparent, efficient and inclusive procurement ecosystem replacing the traditional Directorate General of Supplies and Disposal। इस तरीके से हमने विजन IAS का जो भी हमारा MCQ था जो 20 मई का उसके साइट पे अपलोड किया गया था, इन सभी चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया। साथ ही में वीडियो को एंड करने से पहले फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है हम्बल कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको जो है कि मोटिवेशन देता है कि फ्यूचर में इस तरीके के और वीडियोस को अपने हम चैनल पे अपलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं 21 मई के MCQs के साथ नेक्स्ट डे।